हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग एक ऐसा वन शॉट लेके आए हैं कि भैया थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए जो बच्चे परेशान थे, तो पूरी किताब से हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को उठा के लाए हैं। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का एक वन शॉट आपको देंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो ये 3-4 वीडियोस ऐसी होने वाली हैं कि अगर आपका पेपर है भाई, तो इसी में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा भाई। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 10 शॉर्ट आते हैं भाई, और एक शॉर्ट अगर 2 नंबर का भी आता है तो 20 नंबर तो मोटे मोटे पक्के हैं ही। उसके अलावा इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके काम में आएंगे 7.5 नंबर में भी भाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भैया, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक कंटेंट और भैया कम समय में गागर में सागर मिल जाए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत आता है भाई, अगर आप 10 पेपर उठा के देखोगे तो शायद 10 में से 4-5 में आपको मिल जाएगा, और कई बार लॉन्ग में भी मिल जाएगा। तो जब लॉन्ग वाली वीडियो देंगे तो आपको वो भी कराएंगे भाई। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती थी, हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी हुई है भाई। क्या होती थी बताओ? प्रमेय होती थी फाई बराबर होता था Q अपान एप्सिलॉन 0, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिखते थे फाई बराबर Q इंटू में 1 अपान एप्सिलॉन 0। ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। फाई माने क्या होता था? फ्लक्स होता था। Q माने क्या होता था? चार्ज यानी आवेश होता था। यानी जो फ्लक्स की वैल्यू है, देखिए मेरे भाई, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू की कितने गुना है मेरे भाई? तो 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना है। तो यही हमने लिखा है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से, यानी अगर कोई बंद पृष्ठ है से उससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा। सर जी फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि भैया मान लिया ये चुंबक है, जैसे चुंबक से समझाते हैं। चुंबक के चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र से जितनी रेखाएं जाएंगी उसे फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही अगर विद्युत की बात करेंगे तो ये आवेश है। आवेश के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इससे जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी भैया, उनकी माप को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और किसी क्लोज सरफेस के बाहर निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है, ये देखो फ्लक्स का मान टोटल जो चार्ज है उसका कितने टाइम्स होता है भैया? तो 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना उसका होता है मेरे भाई। ठीक है, तो फाई की बात करें, फाई यहां पे क्या है भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। Q टोटल चार्ज है, और एप्सिलॉन 0 क्या होता है? तो ये कांस्टेंट है भैया, जिसे हम लोग परमिटिविटी, या फिर हिंदी में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे विद्युतशीलता। क्या कहते थे मेरे भाई? विद्युतशीलता कहते थे। तो यहां पर जो एप्सिलॉन 0 है ये क्या है? विद्युतशीलता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये गॉस की प्रमेय है। बहुत आराम से अगर शॉर्ट में 2 नंबर में आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हो। साथ ही साथ एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है तो ये भी आपको 12 से पता होगा मेरे भाई। वैल्यू होती है 8.85 गुणे में 10 की घात -12। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की मेरे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू है टोटल चार्ज की कितने गुना है मेरे भाई? तो 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो भैया, सबसे पहले एक शब्द समझो आप। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण हो जाना। जैसे हम कहें इस क्लास, जैसे पृथ्वी के 2 पोल हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। इस क्लास के भी 2 किनारे, एक किनारे पे ये डिजिटल बोर्ड लगा है, दूसरा किनारा इस हॉल के लास्ट में जहां पे वो खिड़की लगी हुई है जो खुली हुई है इस समय भाई। ठीक है, यानी ओवरऑल बात करें, पोल का मतलब होता है किनारा, और इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत होता है। तो जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसे हम लोग हिंदी में परावैद्युत कहा करते थे भैया। ये एक तरीके का कुचालक पदार्थ होता था, इसमें करंट नहीं आता। जैसे कांच होता था, मोम, तेल, अभ्रक, लकड़ी, ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। इन परावैद्युत पदार्थ को अगर हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके पॉजिटिव ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? 2 किनारों में बढ़ जाना मेरे भाई। तो उसका प्लस और माइनस वाला जो चार्ज है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है भाई। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो वो भी बहुत आसान है कि भैया जिसमें 2 किनारे होते हैं। मान लिया इधर वाला -Q चार्ज है, इधर वाला +Q चार्ज है, बीच की जो दूरी है वो 12 है। तो इस तरीके के भैया इसे हम लोग क्या कहते थे? विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। इधर वाला माइनस है, उधर वाला प्लस है, यानी 2 किनारे हैं, तो ये डाइपोल है मेरे भाई। तो इस तरीके से एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। सरल भाषा में इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। पोलराइजेशन का मतलब कोई हम लोग
परावैद्युत पदार्थ रखेंगे यानी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे, उसके जो चार्ज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे जिससे एक डाइपोल बनेगा और इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। फार्मूला होता है P बराबर P/B। यहाँ पे जो P है वो पोलराइजेशन है, जो स्मॉल p हमने लिखा है वो डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट समझते हो आप क्या होता है? बहुत आसान है कि मान लिया पहला वाला चार्ज यहाँ है, मान लिया -q है, दूसरा वाला चार्ज यहाँ है यानी +q, और दोनों के बीच की दूरी मान लिया r है। तो मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है, जिसका मोमेंट निकालना, मान लिया चार्ज का मोमेंट निकालना है, जो चार्ज की गुणा हम लोग किससे कर देंगे? r से। तो इस तरीके से P बराबर Q इंटू R, या फिर 12 दूरी है तो Q इंटू 12, इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट या फिर द्विध्रुव आघूर्ण कहा करते थे। V क्या होगा? तो V होगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यानी आयतन मेरे भाई, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, तेजी से बढ़ रहे हैं भाई, कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल्स एंड फ्रॉनहोफर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। देखो भैया, सबसे पहले तो आप एक बात समझो, डिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं विवर्तन। और विवर्तन का मोटा मोटा मतलब क्या होता है भैया? विवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश जो है किसी किनारे पे पड़ेगा तो मुड़ जाएगा, बस बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। प्रकाश किसी किनारे पे पड़ेगा तो वो मुड़ जाएगा, इसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन दो तरीके का होता है, एक फ्रेनल वाला और एक फ्रॉनहोफर वाला भाई, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में डिफरेंस आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो कि फ्रेनल वाले में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है भाई? तो वेव फ्रंट को हिंदी में कहते हैं तरंगाग्र, और तरंगाग्र का मतलब होता है तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें जो तरंगाग्र होगा, जो तरंगें आएंगी वो हमेशा स्फेरिकल होंगी यानी ऐसे गोले की फॉर्म में होंगी, और इसमें जो तरंगें आएंगी, तरंगों का समूह आएगा, वो प्लेन होगा यानी समतल होगा भाई, ठीक है। इसमें जो सोर्स है, ये देखिए, सोर्स और स्क्रीन जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, यानी मान लिया यहाँ पे तरंग का सोर्स रखा हुआ और यहाँ पे कोई पर्दा है, तो डिस्टेंस हमें पता होगी, इसमें डिस्टेंस बहुत दूर होगी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे भाई, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी, ये आराम से हो जाएगी, सिंपल होता है भाई, ठीक है। इसमें जो डिफ्रैक्शन होता है वो किसी सर्कुलर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, रुकावट, कि जैसे मान लिया ये लाइट आ रही है लेकिन ये जो बोर्ड है ये रुकावट है, इसके पीछे लाइट नहीं जा पा रही है भाई, ठीक। तो ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट, या तो कोई स्ट्रेट एज यानी कोई नुकीला सीधा किनारा होगा, या फिर कैसा होगा मेरे भाई? सर्कुलर होगा इस वाले फील्ड में। इसमें क्या होगा? कोई सिंगल स्लिट या डबल स्लिट होगी। स्लिट आप समझते होगे भाई कि ये पर्दा लिया, पर्दे में मेरे भाई हम लोगों ने मान लिया ऐसे करके छेद कर दिया, तो ये स्लिट बन गई भैया, ठीक है। तो इसमें स्लिट के द्वारा होता है, और इसमें ऑब्स्टेकल कोई बाधा रख देंगे, कोई रुकावट रख देंगे, वहां पे प्रकाश पड़ेगा और पड़ के मुड़ जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन भैया, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस आप देख सकते हो। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इसमें क्या अंतर होता है ये भी खूब आता है भाई। मेरे हिसाब से अगर आपकी किस्मत चल गई तो ये एकमात्र वीडियो से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भाई। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अचानक से, क्विकली, जैसे हम कहें स्पॉन्टेनियस, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये स्पॉन्टेनियस किया हमने, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से होने वाला एमिशन, और स्टिमुलेटेड में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? स्टिमुलेटेड में इंड्यूस्ड प्रोसेस होगा, कुछ चीज़ों को देखेगा, बाहर से कोई फोटोन की जरूरत पड़ेगी तब होगा। स्पॉन्टेनियस में ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, जब एक्साइटेड एटम अपने आप लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और फोटोन एमिट करता है, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, थोड़े दिन के लिए बौरा गए थे, ऊर्जा कहीं से मिली तो बौरा के यहाँ पहुँच गए, ऊर्जा खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, अपने औकात में वापस आ गए। ग्राउंड स्टेट में जब लौटेंगे तो जो ऊर्जा है सब बाहर चली जाएगी और अपनी औकात में धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब कोई एक्साइटेड एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है और फोटोन को एमिट कर देता है, तब उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। इसमें क्या होगा? जब एक्साइटेड एटम एक्सटर्नल फोटोन के इफेक्ट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और फोटोन को एमिट करता है, यानी इसमें वापस आने के लिए भी एक फोटोन की जरूरत है और इसमें अपने आप वापस आ जाता है। तो ये दोनों में फर्क है मेरे भाई, ठीक है। ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ये देखो लिखा हुआ है, और ये इंड्यूस्ड प्रोसेस है जिसमें बाहर से किसी फोटोन, एक्सटर्नल फोटोन की जरूरत हमें पड़ रही है। ये एटम्स और लाइट सोर्सेस में नॉर्मली होता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये लेजर के वर्किंग के लिए प्रिंसिपल में यूज होता है। लेजर का मतलब आपने मेले में लाइट खरीदी होगी। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आपके कोर्स में 2 हैं, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर। अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ पे वीडियोस ऐड कर दी गई हैं, उन्हें देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक लॉन्ग में जरूर आता है। उसके अलावा जो एमिटेड फोटोन, जो फोटोन निकलेगा उसकी जो फेज यानी चलने का तरीका होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें चलने का तरीका, डायरेक्शन सब कुछ बिल्कुल सेम होगा और सही तरीके से वो आगे बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है।
मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशंस हैं, ये भी कई बार पूछ लेता है। क्या इक्वेशन है मेरे भाई? बहुत आसान है। मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दी जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन को बताती हैं। भैया 4 रिलेशन है, कौन कौन से हैं आइए दिखाते हैं। पहला रिलेशन देखो ये है, ये देखो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। डेल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं मेरे भाई से, तो डेल डॉट ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0। यहां पे रो चार्ज डेंसिटी है और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाकी तो कांस्टेंट है, डेल ऑपरेटर्स है और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। दूसरा होता है मैग्नेटिज्म के लिए डेल डॉट बी बराबर 0 होता है। तीसरा फैराडे लॉ होता है मेरे भाई, और फैराडे लॉ क्या होता है? डेल क्रॉस ई बराबर डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है। चौथा एम्पियर मैक्सवेल लॉ होता है, ये क्या होता है? डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 जे प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये चारों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। पेपर में कई बार सिर्फ 2 ही पूछता है, चारों पूछ ले तो आपको चारों पता होनी चाहिए भाई। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था मेरे भाई, डाइपोल मतलब जिसमें 2 किनारे हों। तो जैसे ये देखिए 2 किनारे हैं, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई, मान लिया बीच का बिंदु वो है, इधर की दूरी अगर L है और इधर की दूरी भी अगर L है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। तो हमने यही लिखा है कि आवेश तो एक जैसे हैं, सेम आवेश है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, यानी इनकी जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो अलग है। तो जब 2 समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति बोले तो नेचर, एक प्लस है एक माइनस है, कितनी दूरी पर? एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, तो इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और अगर एक चार्ज यानी Q और उनके बीच की दूरी की हम गुणा करते हैं तो वो P के बराबर होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं भाई। ठीक है। इसका मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और इसकी विमा अगर हम निकालेंगे तो आवेश Q बराबर IT होता है और गुणे में L चल रहा है, तो I यानी एम्पियर, टाइम के लिए T, लंबाई के लिए L, तो इसकी जो विमा होती है वो होती है भाई ATL मेरे भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है भाई? तो पॉइंटिंग वेक्टर बहुत आसान है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस असलियत में पूछता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या करता है? ये बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसमें जो ऊर्जा है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी रेट से फ्लो कर रही है, ऊर्जा कितनी ज्यादा है या कम है, ये बताएगा पॉइंटिंग वेक्टर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो S वेक्टर बराबर होता है E क्रॉस H, जहां पे S पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और H क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भैया बायो-सेवर्ट का नियम है, बहुत ही आसान है। बायो-सेवर्ट ने क्या करा भैया? एक तार लिया, ये देखो एक तार है, इस तार की अगर पूरी लंबाई L है तो छोटी सी लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? DL, D फॉर छोटी सी लंबाई। कोण माना थीटा और थीटा कोण पे एक बिंदु मान लिया P। इस बिंदु P पर हमें छोटी सी लंबाई के चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, छोटी सी लंबाई की वजह से है तो चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा B लिखेंगे हम। ठीक। दूरी कितनी है? R है। ये इसका फार्मूला होता है, डेल्टा B बराबर या DB बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे में R²। यह है बायो-सेवर्ट का नियम। यह लॉ बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा यहाँ पे I है, कोई एक छोटे एलिमेंट से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, यानी अगर कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका अगर छोटा सा पार्ट लें तो उससे किसी पॉइंट पर भैया चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये फार्मूला बताता है। और इसका फार्मूला है म्यू 0 अपान 4 पाई I डेल्टा DL साइन थीटा अपान R² भाई। ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है, ये कांस्टेंट है म्यू 0 अपान 4 पाई, I करंट है, DL लंबाई है, और म्यू 0 को कहते हैं भैया परमेबिलिटी। जैसे वहां पर थी विद्युतशीलता, वैसे यहां पर ये होती है चुंबकशीलता। और अगर हम इसके मान की बात करें तो उसका मान तो 8.85 करके था, इसका मान होता है 4 पाई गुणे में 10 की घात -7 मेरे भाई। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? बहुत सरल है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या मेरे भाई? अपवर्तन। प्रकाश किरण आएगी, पड़ेगी और मुड़ जाएगी। तो जब भी कोई क्रिस्टल लेते हैं और उस पर प्रकाश किरण पड़ती है तो एक तो नॉर्मल प्रकाश किरण होती है जिसमें हर तरफ कंपन होंगे, हर तरफ नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट कहलाएगी, और दूसरी पड़ने के बाद में अलग होगी जिसमें शायद एक ही तरीके के कंपन होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, इसे ही डबल रिफ्रैक्शन हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। ठीक। तो जब एक लाइट रे किसी कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर, ये सब मटेरियल है मेरे भाई,
प्रिज्म वगैरह बनाने के क्रिस्टल पर पड़ती है तो वो दो अलग अलग रेज में बट जाती है। इस फिनोमिनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। दो रे निकलती हैं, एक रे को हम लोग ऑर्डिनरी यानी ओ रे कहते हैं जो स्नेल के नियम को फॉलो करती है, दूसरी को ई रे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं जो स्नेल के नियम को फॉलो नहीं करती है। दोनों रे अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और उनका जो अपवर्तनांक यानी जो एन की वैल्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में कहलाता है, वो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर कैल्साइट क्रिस्टल पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी दो इमेज दिखाई देंगी, एक ई रे की वजह से और एक ओ रे की वजह से। बिल्कुल आसान है भैया, क्रिस्टल पर रे पड़ी, दो हिस्सों में बढ़ गई, ई रे ओ रे, इसी को डबल रिफ्रैक्शन हम लोग कहेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये एक और क्वेश्चन है भाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि अगर कोई मटेरियल है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो कितना वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कितना चुंबकित होगा, दूर जाएगा, पास आएगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रवृत्ति कहलाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे काई से लिखते हैं मेरे भाई, और फॉर्मूला होता है m बराबर काई एच। m क्या है, m मैग्नेटाइजेशन है कि भैया कितना फर्क पड़ा उसके ऊपर, h मैग्नेटिक फील्ड है, और काई क्या है, तो काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यदि काई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक कहलाता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भैया। और यदि काई निगेटिव होता है तो वो मटेरियल डायामैग्नेटिक यानी जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया वो डायामैग्नेटिक कहलाता है। और अगर फेरोमैग्नेटिक हो तो काई की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी और बहुत ज़्यादा होगी, यानी काई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पैरामैग्नेटिक, निगेटिव है तो डायामैग्नेटिक, अगर पॉजिटिव है प्लस बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा भाई, फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनमें कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं भाई, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी हमने आपको बताया था मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर मान लिया ये चुंबक है तो चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उससे जितनी भी लाइन होकर जाएंगी मेरे भाई, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी या विद्युत के क्षेत्र में आवेश होगा, आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और उससे जितनी बल रेखाएं होकर जाएंगी उन्हें गिन लेंगे, उसे ही फ्लक्स कहेंगे। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी माप को ही, उनकी गिनती को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फाई ई से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, विमा होती है ml की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है मेरे भाई, यानी अदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा की कोई भी जरूरत नहीं होती भैया, ठीक है। उसके बाद फैराडे के नियम है, तो दो नियम है फैराडे के मेरे भाई, बहुत आसान है, ये आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में भी, 12th में भी, यहाँ एक बार और बता देते हैं। क्या है भैया, ई फॉर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल का मान, यह है फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर। जब भी कभी बटे में समय होता है तो उसे रेट कहते हैं या दर कहते हैं। डी फॉर परिवर्तन यानी चेंज, तो मेरे साथ में बोलिए, बोलो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक यानी निगेटिव दर, मतलब रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह है इसका पहला नियम, जिसे न्यूमैन का नियम भी हम लोग कहते हैं। अगर मान लिया जिस कुंडली की हम लोग बात कर रहे हैं उस कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यहाँ n से गुणा हो जाती है, और ये मेरे भाई पहला नियम होता है फैराडे का, आपने 10th-12th में पढ़ा हुआ। दूसरा नियम क्या होता है, अगर कोई बंद परिपथ है तो उसमें धारा की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि वो जिस कारण से उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेगी। चारों तरफ समाज में यही दिख रहा होगा कि अपने बाप से पैदा हुए बाप का ही विरोध कर रहा है, किसी मास्टर से पढ़े बाद में उसी गालियां दे रहा है, भैया जिससे उत्पन्न हुए उसी का विरोध कर रहा है। धारा की दिशा ऐसी होती है, यही दूसरा नियम है जिसे लेंज का नियम भी कहते हैं। कई बार शॉर्ट में 2 नंबर में आता है, कई बार 7.5 नंबर में भी पूरा ये फैराडे का नियम आपसे पूछ लेता। तो पहले नियम को न्यूमैन का नियम और दूसरे को लेंज का नियम हम लोग कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, तो भैया दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, इसकी यूनिट वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होती है, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस क्या होता है मेरे भाई, इंटरफियरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण अपनी डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि भैया दो लोग मिले, एक पति एक पत्नी, दोनों की बारात हो गई, या तो दोनों बहुत तरक्की करेंगे, मतलब कामयाब हो जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं कौन भानु प्रताप वाली पिक्चर थी यार, वो कौन सी थी, वो खीर खिला देता है, बताना कमेंट में कौन सी पिक्चर थी यार, तो उसमें जो है वो आईएएस बन जाती है, वो भी बहुत अमीर आदमी हो जाता है, तो इसे कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, यानी एक दूसरे का पोषण किया, आगे बढ़ गए। और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, एक दूसरे को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, लड़ लड़ के मर गए, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं भाई। तो इंटरफेरेंस का मतलब दो तरंगों का मिलना। तो मिलने की पहली कंडीशन यह है कि दोनों वेव्स के सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए।
कोहेरेंट का मतलब होता है एक वर्णी। एक वर्णी क्या होता है भैया? एक वर्णी का मतलब जो तरंगें निकल रही हैं उनमें फेज डिफरेंस ना हो, कलांत चलने का तरीका एक जैसा हो, मतलब एक जैसी तरंगें चलें, अलग अलग नहीं होने चाहिए। आज भी आदमी यही करता है, रिश्तेदारी ढूंढता है तो बराबर वालों में ढूंढता है कि एक जैसी चलेंगी तभी जिंदगी अच्छी चलेगी, यानी उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ज़्यादा फेज डिफरेंस मतलब कला में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कलांतर जीरो होनी चाहिए। दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। लोग कहते हैं यार हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी हम तुमसे बात करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी भी मैच करनी चाहिए, कुछ भी एंड नहीं चलेगा। दोनों वेव की जो इंटेंसिटी है सेम होनी चाहिए, यानी एक आदमी भैया अगर जाहिल है, एक आदमी जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है तो बारात नहीं हो पाएगी। मतलब एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा है, अगर दोनों एक जैसे होंगे। जैसे एक व्यक्ति था हमारी जान पहचान में, वो उसकी एज थी लगभग 40 साल, उसने जिससे शादी करी उसकी एज थी 23-24 साल। आप सोचो क्या कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे अभी मेरी एज 31 साल है और हम वो हैं जो हमने शक्तिमान भैया सुन के रेडियो पे बड़े हुए हैं, और अगर हम 10 साल पीछे वाले बच्चे को देखते हैं जो यहाँ 17-18 साल में पढ़ने आ रहा है 12th में, वो भैया उसे ये नहीं पता कीप क्या होती है। कीप समझते हो? फनल। हो सकता है आपको भी ना पता हो, जो घर में मिट्टी का तेल। कमेंट में बताना कि कीप कितने लोग जानते हो। ऐसे करके फनल होता है मेरे भाई, इसे कीप, गाँव लोग पी कुप्पी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल फनल। तो फनल नहीं पता है अगर लोगों को, तो भाई उन लोग फिर कैसे जनरेशन जो है वो मैच करेगी भाई, ठीक। तो दोनों वेव्स का पोलराइजेशन भी सेम होना चाहिए, यानी जो कंपन हैं वो एक जैसे होने चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब मोटा मोटा क्या होता है, जैसे मान लिया कोई क्रिस्टल ले लिया हमने, ठीक। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जो लोग कोर्स में देख रहे हो वहाँ पर हमने पढ़ा दिया, भैया वीडियो ऐड हो गई है, देख लेना। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, अगर कंपन सभी दिशाओं में है तो जब ये बाहर निकलेंगे तो कुछ ही प्रकाश आगे बढ़ेगा। जैसे चश्मा लगा लिया, शीशा गाड़ी का चढ़ा लिया तो कम धूप अंदर आ पाती है ना, उसे ही पोलराइजेशन कहते हैं हम लोग भाई, ठीक। उसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, तो जब किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, वही है मेरे भाई, जब इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कुछ अलग हो जाना, जैसे पोलराइजेशन हो जाना, अभी हमने आपको बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को तो उसमें पोलराइजेशन होगा। इस इफेक्ट को समझाने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं भाई, ठीक है। D बराबर E(ε0) प्लस का P होता है। D की वैल्यू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, E इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, P पोलराइजेशन कहलाएगा और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाएगी भाई, ठीक है। SI यूनिट की बात करें सेंटीमीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी अभी हमने आपको ऊपर बताया था, यह बताती है कि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कितना पोलराइज होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कोई पदार्थ कितना चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना प्रभावित होगा, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। P बराबर ε0 काई E से लिखेंगे। P पोलराइजेशन है, ε0 आपको पता है भाई 8.85 यानी विद्युतशीलता है, और ये काई E जो है ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है भाई, ठीक। E विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, बहुत आसान है। ये देखो, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, ये क्या है भैया, L मतलब लंबाई यानी लीनियर लंबाई, इंटीग्रेशन है किसी बंद परिपथ के लिए तो ऐसे लिख दिया, किसके बराबर होता है, तो जो टोटल करंट होगी उसका μ0 गुना होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर लंबाई है तो भैया बंद पृष्ठ के लिए लीनियर इंटीग्रेशन, उसकी जो I फॉर समझते हो भैया करंट, उसकी करंट का कितने गुना होता है, μ0 गुना होता है। यह है मेरे भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। 2 नंबर में आता है तो आपके लिए इतना बहुत है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है भैया, अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, अभी सुबह के 3:30-4 बजे होंगे, हो सकता है वीडियो बनते बनते 4:15 हो गया हो। यानी ओवरऑल बात करें तो खुद में भैया इंड्यूस्ड होने वाले व्यक्ति की रात में पड़े हुए जोश आया, चलो एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं चल के। तो होता क्या है भैया, जब भी कभी तार का केवल एक फेरा लपेटते हो उसे भैया हम लोग लूप कहते हैं, और तार के कई फेरे अगर लपेट देते हैं तो उसे क्वाइल यानी कुंडली कहते हैं। और अगर इस कुंडली में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें भैया फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स का मान जो है वो धारा पे डिपेंड करता है। फ्लक्स का मान समानुपाती का, जब भी कांस्टेंट हटाते हैं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे L, तो फाई बराबर LI हो जाएगा, और जहां पे जो L होगा उसे हम लोग कहेंगे भैया सेल्फ इंडक्टेंस। यही लिखा है, यदि किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो धारा पर डिपेंड करेगी। समानुपाती हटाया, L लगाया, L एक कांस्टेंट है जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसकी बिमा ml² T⁻⁻2 A⁻² होती है। मात्रक इसका हेनरी होता है या फिर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है भाई, ठीक है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल का मतलब हो जाएगा दो, कि खुद से ही प्रेरित हो रहे हैं तो सेल्फ है। लेकिन अगर एक कुंडली है एक और है, भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कि इसमें हमने धारा में परिवर्तन किया तो इसमें अपने आप फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। जब किसी एक कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे उसके फ्लक्स में चेंज होने लगता है। यानी जो दूसरा वाला फ्लक्स है φ2 दूसरी कुंडली का, वो पहले वाले की करंट यानी I1 पे डिपेंड करेगा। समानुपाती को हम लोग हटाएंगे, M लगा देंगे, और M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे दो कॉइल्स की बात हो रही है तो म्यूचुअली बात करेंगे, यानी M को हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं भाई, ठीक है। इसकी यूनिट वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर या फिर हेनरी होती है। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया, ऐसे सोर्सेस जिनसे जितनी तरंगें निकलेंगी उनका फेज डिफरेंस जीरो होगा, कलांतर जीरो होगा, उसे हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करते हैं। यंग का प्रयोग क्या था, आपने 12th में पढ़ा होगा। एक पर्दा लेते थे, यहाँ पे एक सोर्स रखते थे, इसके आगे एक और पर्दा लेते थे जहाँ पे भैया दो छेद रखते थे, ये S1 ये S2, ऐसा करके ब्लेड से काटते थे तो ये लीनियर स्लिट हुआ करती थी। और ये स्लिट दोनों कैसी होती थी, क्योंकि ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक था तो ये दोनों की दोनों भैया कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करती थी, क्योंकि दोनों में सेम लाइट पहुंच रही होती थी। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, नाम से ही पता चला, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। नॉर्मली क्या होता है, जमीन पे आदमी ज्यादा होना चाहिए, ऊपर आदमी कम होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ज्यादातर पार्टिकल यहां पहुंच जाए, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है हायर एनर्जी लेवल पर उपस्थित एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी पर स्थित जो एटम है उनसे ज्यादा हो जाती है। इसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, यानी जो N2 की वैल्यू है वो N1 से ज्यादा हो जाती है भाई, ठीक है। लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लेजर में आपको पढ़ाया हुआ है, यहां पे जब डालेंगे वीडियो तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हो पढ़ी हुई, वरना अभी और आपको मिलेंगी तब आप देख सकते हो। क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है, नाम से पता चला भैया, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पौआ। तो यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, मान लिया एक कंपोनेंट लाइट का ये है और एक कंपोनेंट लाइट का ये है, इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री प्रोड्यूस करेगी तो हम कहेंगे भैया ये क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट है। 90 का मतलब समझते हो, खड़ा है एक पड़ा है, तो इसे वाले कोण को हम लोग कितना कह देते हैं, 90 कह देते हैं। तो इसी कारण से क्वार्टर वेव प्लेट हम लोग इसे कहते हैं। डेल्टा से लिख सकते हो फेज डिफरेंस को, और जो कि कितना होगा, λ/4 होगा, यानी 1/4 फेज डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्वार्टर कहलाई। क्वार्टर का मतलब ही एक चौथाई होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे सर्कुलर लाइट में, या फिर जो सर्कुलर लाइट है उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है भाई, तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक वेक्टर तो भैया है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है B, इसे अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है कि भैया किसी क्वांटिटी के टर्म में बताओ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है भैया ये क्या है, ये है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इसकी जब हम गुणा करते हैं डेल ऑपरेटर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यानी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके टर्म में हम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं भैया, ठीक है। मात्रक इसका WB मतलब वेबर प्रति मीटर होता है। और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, तो जिसमें करंट प्रेजेंट नहीं होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड को एक स्केलर पोटेंशियल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझो, ऊपर एक क्वांटिटी ली है जिसे हमने वेक्टर, जो क्वांटिटी है सदिश राशि है, इससे हमने क्या किया है, B को रिप्रेजेंट करा, यानी इसके टर्म में इसकी परिभाषा बताई है, तो वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। स्केलर का मतलब अदिश, तो जहां पे धारा नहीं होगी वहां पर भैया अदिश राशि लेंगे, तो यहाँ जो VM है इसके ऊपर कोई हमने वेक्टर नहीं लगा रखा है, अदिश राशि है ये, इसके टर्म में जब व्यक्त करेंगे माइनस की डेल लगाएंगे जब इसके ऊपर ग्रेडियंट यानी करेंगे, तो ये बन जाएगा H कह दो, H फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है, जहां यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके ग्रेडियंट से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग, ये ग्रेडियंट हमने लगाया है जिससे हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मेरे भाई, ठीक है। तो 20 के करीब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं भैया समझ में आ गए होंगे। पूरी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पर आपको PDF मिल गई होगी, इसे नोट करो, लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई। और अगर आप YouTube पे बाई चांस देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा देंगे, कोशिश करेंगे ये PDF आपको वहाँ पर भी मिल जाए, क्योंकि YouTube पर मतलब पूरा सीरियस है भाई। लेकिन रियलिटी ये है, कोर्स में तुरंत चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यूट्यूब पे भैया ये है कि पता लगा शेयर हो रही हैं, फिर आदमी देख रहा है, फिर PDF इकट्ठी डाली जा रही हैं। तो टेलीग्राम पर भी मेरी कोशिश रहेगी ये PDF आपको दे दें भाई।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च कर लेना BDKDN BSc मेरे भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।